हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो यह है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी की क्लास 6 कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा राजकीय नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको क्लासें देते रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं तो भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भैया भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। तो भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया भाग 3 में। कितने से कितने अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तो हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने से कहाँ से लिया था? इस आयरलैंड ने से स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था भैया? स्पेन से लिया था। अब देखेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यूज कहाँ होता है। आखिरकार हमें पता तो होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यूज कहाँ होता है। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यूज होता है जब कोई राज्य कोई विधि या कानून बनाती है तो वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये है ना, ये राज्य के लिए सिफारिशें करती हैं। क्या करती हैं? राज्य के लिए सिफारिशों का काम करती है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी से मतलब हो गया कि ऐसे काम करना जो लोगों के हित में हो। जैसे कि भारत में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ साथ समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना ही लोक कल्याणकारी का अर्थ हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा बनाया गया कानून लोगों के हित में होना चाहिए। अगर कानून नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो ऑटोमेटिकली लोगों के हित में होगा। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? गैर न्यायोचित होती है। गैर न्यायोचित से मतलब इनके हनन होने पर न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार की जो प्रकृति होती थी वो न्यायोचित होती थी। उनके हनन होने पर हम न्यायालय के द्वारा उन्हें लागू करा सकते थे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती है। फिर भी अनुच्छेद 37 में यह कह दिया गया है कि राजनीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन विधि बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, इसका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितनी कितनी श्रेणियों में? 3 व्यापक श्रेणियों में। कौन कौन सी? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। तो समाजवादी में कुछ आर्टिकल्स रखे गए हैं, ठीक है, कुछ उदार बुद्धिजीवी में, तो कुछ रखे गए हैं गांधीवादी में। तो देख लेते हैं किसमें कौन कौन से आर्टिकल रखे गए हैं। तो समाजवादी में जो आर्टिकल रखे गए हैं वो रखे गए हैं आर्टिकल 38, 39, 39 का, 41, 42, 43 का और 47। ये किस में रखे गए हैं? ये समाजवादी में रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, गांधीवादी में क्या कौन कौन से रखे गए हैं? गांधीवादी में रखे गए हैं अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। ये गांधीवादी में आर्टिकल रखे गए हैं। ठीक है, उदार बुद्धिजीवी में कौन से रखे गए हैं? उदार बुद्धिजीवी में रखे गए हैं अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का, 49, 51, 51 और 50। ठीक है, अनुच्छेद 51 और 50। ठीक है, ये आर्टिकल रखे गए हैं उदार बुद्धिजीवी में।
आगे चलते हैं। यह मैं आपको बता चुका हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण करना। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो इन महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, यानी कि आर्टिकल 12 भी राज्य की परिभाषा करता था और आर्टिकल 36 भी राज्य की परिभाषा करता है, लेकिन आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा करता है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 37 देखते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि कुल मिला के बात इतना है कि न्यायालय राज्य पर नीति निर्देशक तत्वों को पालन करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती है, लेकिन फिर भी विधि बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 37 कहता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 37 कहता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 ये जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना इसका मेन काम होगा। यानी कि आर्टिकल 38 के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। जो नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल हैं वो राज्य के लिए आर्टिकल हैं। वो किसके लिए आर्टिकल हैं? राज्य के लिए आर्टिकल हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में कुछ नीति सिद्धांत रखे गए हैं, जैसे कि पुरुष और स्त्री सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 में बी में रखा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व होंगे, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होगा, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य पर समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक काम पर पुरुषों को ज़्यादा दे दें और स्त्रियों को कम दे दें। श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से संरक्षण, यानी कि श्रमिकों से और बच्चों से जबरन काम नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर देना, यह अनुच्छेद 39 के तहत कहा गया है राज्य को। ठीक है, अनुच्छेद 39A में क्या कहा है? अनुच्छेद 39A में कहा है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। यह 39A के तहत प्रावधान है। 39A के तहत प्रावधान क्या है कि समान न्याय मिलेगा सभी को और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 41 को देखते हैं। कुछ स्थिति में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन में है कोई व्यक्ति, कोई बुढ़ापे में है, बेरोजगारी में है, बीमारी है, अशक्तता है, तो उसे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार देने का किसका काम होगा? ये होगा सरकार का काम होगा। ठीक है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 को देखते हैं। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये क्या है? अनुच्छेद 43 में रखा गया है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A में क्या है कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। और अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43A को जोड़ा गया है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B में कहा है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसको? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। सहकारी समिति से मतलब यानी कि ऐसी समितियां जो मिलजुल कर काम करती हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहन का प्रावधान रखा है। किसमें? अनुच्छेद 43B में। अच्छा, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। इसके लिए नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान रखा है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल करना। किसने? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल करना अनुच्छेद 45 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 47 में कहा है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारना और नशीले पेय और खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनमें प्रतिषेध करने का प्रयास करना, इसका प्रावधान किस में रखा गया है? अनुच्छेद 47 में। ठीक है, किस में? अनुच्छेद 47 में।
आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कहा है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, यानी कि गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का सुधार करना और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने का प्रावधान अनुच्छेद 48 में रखा है। किस में रखा है? अनुच्छेद 48 में रखा है। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 को देखते हैं कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य के द्वारा कदम उठाना, यानी कि लोगों की सेवाओं करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य के द्वारा कदम उठाने का प्रावधान अनुच्छेद 50 में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 50 में रखा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना होगा, ये अनुच्छेद 51 में रखा गया ये वाला प्रावधान। ठीक है भैया। 48A में क्या है? अनुच्छेद 48A को देखते हैं। अनुच्छेद 48A रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगल और वन्य जीव की रक्षा के लिए जो प्रावधान होगा वो किस में रखा है? अनुच्छेद 48A में रखा है। ठीक है भैया। अच्छा, इसके बाद मैंने एक नोट पॉइंट लिख दिया है। नोट पॉइंट पे हमने बताया है कि अनुच्छेद 39, देखो भैया यहाँ पे 39 नहीं है, 39 काट लेना। ठीक है, ये 39 है नहीं है, 39 काट लेना। तो अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्वों की मूल सूची में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्वों की सूची में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो आपको ये याद रखना होगा ध्यान से। ठीक है भैया। आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1975 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जिसने यह सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा था, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि जो हमारे पास मौलिक अधिकार तो हैं, तो इनके साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। फिर इस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। यानी कि अनुच्छेद 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व आते हैं, फिर अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 क रख दिया और अनुच्छेद 51 क में किसको रख दिया? मौलिक कर्तव्यों को रख दिया। किसको रख दिया भैया? मौलिक कर्तव्यों को रख दिया। फिर इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। फिर इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। कौन सा? एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ये मौलिक कर्तव्य कौन सा था? ये था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का आपका कर्तव्य है। ठीक है, कि 6 से 14 तक की उम्र के अपने बच्चों को आप शिक्षा कराएंगे, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो इन मौलिक कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है? मौलिक कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से अपनाया गया है। रोचक बात यह है कि इस समय रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं अनुच्छेद 51 क में जिन्हें रखा गया है। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। आगे देखते हैं,
छठा मौलिक कर्तव्य क्या है? ये है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसे 2002 में जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कहा गया है कि आपको 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य है। ठीक है, आगे चल, बस यहाँ पे ये हमारी क्लास ख़त्म होती है आज, जिसमें हमने पढ़ा है नीति निर्देशक तत्वों को और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, आपको इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको मेरा चैनल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। नौकरी प्लस क्लासेस के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक